नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान डिजिटल संदेश न्यूज में। तारीख आज 13 जुलाई 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण तृतीया। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ब्यावर के बिज्जनगढ़ स्थित NH 48 पर शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बाड़ी रोड स्थित संजीवनी स्कूल की बस और एक निजी वीडियो कोच बस की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई स्कूली छात्र घायल हो गए, जिसमें एक छात्र मानवेंद्र सिंह 10 की दर्दनाक मौत हो गई। उसे स्थानीय राजकीय उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक मानवेंद्र मध्य प्रदेश का रहने वाला था और 6 दिन पहले ही संजीवनी स्कूल में भर्ती हुआ था। वो स्कूल बस चालक का भतीजा भी था। हादसे के वक्त वो बस की आगे वाली सीट पर बैठा था। विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि स्कूल बस और निजी बस दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान ये टक्कर हुई। हादसे में स्कूल बस में सवार करीब 30 बच्चों में से 2 अन्य छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। एक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्कूल बस चालक फिलहाल बेहोश है। विजयनगर पुलिस मौके पर मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। उदयपुर जिले में ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक फूल सिंह मीणा 67 वर्ष की उम्र में MA का एग्जाम दे रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र में आर्थिक अभावों के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन बेटियों की प्रेरणा से दोबारा पढ़ाई शुरू की है। अब उनका सपना है कि वो PhD करें। जनजाति परिवार से ताल्लुक रखने वाले मीणा ने बचपन में काफी संघर्ष देखा। जब वो 55 साल के हुए तो उन्होंने BA की परीक्षा पास की और MA करने की ठानी थी। फिलहाल 67 वर्षीय विधायक उदयपुर की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ से MA राजनीति विज्ञान की अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं। विधायक मीणा ने बताया कि वो PhD की पढ़ाई कर डॉक्टर की उपाधि अपने सैनिक पिता को समर्पित करना चाहते हैं। विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में उनके इस जज्बे की काफी चर्चा हो रही है। विधानसभा में प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के मामले में भी वो अक्सर आगे रहते हैं। फिलहाल वो सदन के स्पीकर पैनल में शामिल हैं और लगातार दूसरी बार विधानसभा की जनजाति कल्याण समिति के सभापति भी हैं। विधायक मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रभावित होकर अनूठी पहल की थी। इसके तहत वे हर साल अपने क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत और वार्ड से सभी वर्गों की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाली बेटियों को निःशुल्क हवाई यात्रा कराते हैं। इसी साल वो कई स्कूली छात्राओं को जयपुर ले गए और वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी भेंट कराई। मुख्यमंत्री ने भी बालिका साक्षरता, महिला सशक्तिकरण और बाल विवाह की रोकथाम के लिए विधायक के नवाचार की सराहना की थी। विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि उन्हें अपनी पहल के सार्थक होने पर सुकून महसूस होता है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले अनास नदी में डूबे 1.5 साल के मासूम बच्चे भव्यांशु का शव शुक्रवार सुबह बरामद कर लिया गया। वो गुरुवार को अपनी मां भावना के साथ नदी में गिर गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते बचा लिया था, लेकिन बच्चा तब से लापता था। शुरुआत में यह मामला लापरवाही का लग रहा था, लेकिन शुक्रवार को शव मिलने के बाद सच्चाई सामने आई, जिसने सबके पैरों तले जमीन हिला दी। पुलिस के मुताबिक भावना 25 ने घरेलू विवाद के चलते अपने बेटे भव्यांशु को अनास नदी के पुल से फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गई। उस समय वहां मौजूद लोगों ने यह देख लिया और भावना को बचा लिया, लेकिन बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद लोगों ने तुरंत SDRF टीम से संपर्क किया। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुरुवार दोपहर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया,
लेकिन रात तक कोई सफलता नहीं मिली। शुक्रवार सुबह फिर ऑपरेशन शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में बच्चा नदी किनारे मृत अवस्था में मिला। रेस्क्यू प्रभारी मीणा शेखावत के अनुसार बच्चा उस जगह से थोड़ी ही दूरी पर मिला जहां से उसे फेंका गया था। फिलहाल बच्चे के शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और बच्चे के पिता कांतिलाल भगोरा को सूचना दे दी गई है। इस घटना ने तब नया मोड़ ले लिया जब बच्चे के पिता कांतिलाल भगोरा ने अपनी पत्नी भावना और एक अन्य व्यक्ति प्रकाश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने झगड़े के दौरान अपनी पत्नी भावना को 2 बार थप्पड़ मारे थे। अर्थूना थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि महिला से पूछताछ में पता चला कि 5 से 6 दिन पहले उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था, जिसमें उसके पति ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इससे नाराज होकर वो सैनाला स्थित अपने मायके आ गई। गुरुवार सुबह वो वहां से अहमदाबाद जा रही थी। इसके लिए वो एक बस में सवार हुई और बीच रास्ते में पुल पर उतर गई और ये खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। हत्या की धारा में मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस की जांच जारी है। जैसलमेर जिले के बासनपीर जूनी गांव में गुरुवार को पुरानी छतरियों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के दौरान हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी हासम खान सहित 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पथराव करने और मारपीट करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र की ग्राम बासनपीर जूनी में गुरुवार को पुरानी छतरियों के पुनः निर्माण और मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान बासनपीर जूनी ग्राम आबादी की तरफ से सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हो गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते हुए छतरियों के निर्माण कार्य का विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने विधि विरुद्ध जमावड़ा करते हुए पुलिस जाब्ते, प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों पर पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने घेर कर पत्थरों और लाठियों से मारपीट भी की। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जैसलमेर पुलिस ने गहन जांच के बाद मुख्य साजिशकर्ता हासम खां सहित कुल 23 आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पथराव, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के दोषी हैं। एसपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य साजिशकर्ता हासम खां के जरिए उच्च अधिकारियों को भ्रमित कर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान जारी है। ये सभी बासनपीर जूनी के रहने वाले हैं। इनमें मरवात, सुमारी, तीजा, हुरा, हसीना इतिया, इस्लाम खान, जाकिर, बच्चे खान, सुभान खान, बसीर खान, राने खान, आसीन, इमामत, मदीना, जामा, बिस्मिल्लाह, अनिमत, बिस्मिल्लाह, असियात, नजीरन, हसीना, हसम खान शामिल है। अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह और तारागढ़ की पहाड़ियों के पास क्षेत्र में रह रहे लोगों को वन विभाग के नोटिस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। वन विभाग के द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वार्ड संख्या 46 के निवासी अब्दुल सत्तार ने अधिवक्ता सैयद सादत अली के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन ने वन विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन अजमेर को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक प्रार्थी अब्दुल सत्तार के निवास और दुकान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने निर्देशित किया कि अगर भविष्य में प्रार्थी के खिलाफ कोई आदेश आता है तो उसे 1 महीने का समय देकर नोटिस का जवाब दिया जाए।
इसके बाद ही नियमानुसार निस्तारण हो। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील की है कि अब्दुल सत्तार और उनका परिवार 1970 से पहले से ही इस स्थान पर निवास कर रहा है। उन्होंने इस दावे के समर्थन में 1970 का बिजली का बिल और कनेक्शन से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही ये भी बताया कि सत्तार की 5 पीढ़ियां यहीं पर निवास करती रही हैं। इससे पहले भी साल 2019 में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के मामले में एक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, जिसे स्थानीय अदालत ने खारिज कर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को वन विभाग द्वारा अब्दुल सत्तार को दुकान व मकान हटाने संबंधी नया नोटिस चस्पा किया गया था, जिसका जवाब प्रार्थी ने नियमानुसार दिया। अधिवक्ता ने दलील में ये भी कहा कि जब जब सरकारें बदलती हैं, मुसलमानों को निशाना बनाकर परेशान किया जाता है। कोर्ट ने तमाम तथ्यों को सुनने के बाद प्रार्थी को राहत प्रदान की और फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राजस्थान के सीकर में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की महिमा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और इस आस्था की डोर ऐसी मजबूत है कि वो हजारों किलोमीटर दूर से भी भक्तों को अपनी ओर खींच लाती है। इसलिए भक्त भी हारे का सहारा बाने श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की चीजें करती है। कुछ अनोखे चढ़ावे चढ़ाते हैं तो कुछ मीलों लंबी यात्राएं करते हैं। इसी को लेकर एक बार फिर बाबा के एक भक्त ने भक्ति की ताकत का उदाहरण देते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों किमी की पैदल यात्रा कर बाबा श्याम के दर्शन कर धौक लगाई। इस भक्त की पहचान चंद्र प्रकाश ढांडन है। चंद्र प्रकाश ढांडन वे मुंबई के निवासी हैं और 2019 से लगातार बाबा के दर्शन के लिए मुंबई से खाटू श्याम जी तक पैदल यात्रा कर रहे हैं और आज शनिवार श्याम निशान चढ़ाने के लिए वे मुंबई से रींगस तक पैदल मंदिर पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए। चंद्र प्रकाश 5 वर्षों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिससे वे अब तक कुल 86,400 किलोमीटर की तीर्थयात्रा कर चुके हैं। बाबा श्याम की भक्ति के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया है। वे भजन गाकर जो आय प्राप्त करते हैं उससे अपना जीवन यापन करते हैं और हर महीने की एकादशी से अपनी खाटू श्याम की यात्रा शुरू करते हैं, जिसे वो 25 दिन में पैदल चलकर पूरी करते हैं। रामगढ़ शेखावाटी इलाके के ढांडन निवासी चंद्र प्रकाश बाबा श्याम की प्रेम डोर से इस कदर बंधे हैं कि वे लगातार 64वीं बार मुंबई से खाटू श्याम जी तक की एकल निशान पदयात्रा पूरी कर चुके हैं। 2020 में जगी पदयात्रा की ये अलख अब तक 86,400 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। श्याम भक्त चंद्र प्रकाश की भक्ति सिर्फ पदयात्रा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अपने इस रंग में रास्ते के आदिवासी इलाकों को भी रंग चुके हैं। लगातार पदयात्रा के दौरान चंद्र प्रकाश गुजरात के महिसागर जिले के मलिकपुर कस्बे के नानीराट, मीरापुर और मोटाराट गांव में आदिवासियों से मिलते हुए निकलते हैं। उनके निरंतर संपर्क में आने से अब वे आदिवासी भी बाबा श्याम की पूजा करने लगे हैं। चंद्र प्रकाश की संगत का आलम यह है कि कई आदिवासी परिवार अब बाबा श्याम के दर्शनों के लिए खाटू भी पहुंचने लगे हैं। पेशे से भजन गायक कलाकार चंद्र प्रकाश भी एक सच्चे भक्त की तरह सिर्फ बाबा के दर्शनों की लालसा से ही हर महीने ये यात्रा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के वार्ड नंबर 22 में एक मस्जिद में निर्माण को लेकर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है। इसके बाद तमाम संगठनों ने नगर निगम के द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई। निगम ने 10 जुलाई को मस्जिद के भीतर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को देखते हुए उसके मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया है। इसे 180 दिन के लिए सीज किया गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे मामले पर आपत्ति जताई गई। गंगापुर पोल में अनाधिकृत निर्माण को देखते हुए अब तक 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। निगम के मुताबिक भवन की स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और सक्षम निर्माण की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किए जाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में दूसरे नोटिस के बाद भी काम लगातार जारी था। नोटिस के बावजूद जब काम नहीं रोका गया तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1947 F के तहत कार्रवाई की गई है,
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर सीज किए गए भवन में कार्यवाही को अमल में नहीं लाया जाता है तो उसके बाद आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इस पूरे मामले के बाद वहां पर मौजूद स्थानीय पार्षद और लोगों के द्वारा इस भवन के दस्तावेज होने की बात कही गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि ये कार्रवाई द्वेषतापूर्ण की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द नहीं सुलझाया जाता है तो इस पूरे मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। राजस्थान के चूरू जिले में 4 दिन पहले क्रैश हुए वायुसेना के जगुआर फाइटर प्लेन का ब्लैक बॉक्स आखिरकार मिल गया है। वायुसेना के लगातार जारी सर्च अभियान को ये एक बड़ी सफलता मिली है। इस हादसे में दोनों पायलट शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि 4 दिनों से दिल्ली, गुजरात और सूरतगढ़ वायुसेना की टीमें लगातार इस अभियान में जुटी हुई थी। भानुदा और सिकराली रोही गांव की रोही खुले क्षेत्र में जगुआर फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद से ही वायुसेना का सर्च अभियान जोरशोर से चल रहा था। शनिवार को चलाए गए विशेष कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन के बाद वायुसेना को ये महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। फाइटर जेट के आगे और पीछे के रूट पर गहनता से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ब्लैक बॉक्स का पता चला। वायुसेना की टीमें और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। ब्लैक बॉक्स मिलने से अब फाइटर जेट के क्रैश होने के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। जांच के बाद ही हादसे की सही वजह सामने आ पाएगी। इस दुखद घटना में भारतीय वायुसेना के दोनों बहादुर पायलटों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर थी। आपको बता दें कि 4 दिन पहले चूरू के भानुदा और सिकराली के रोही गांव के खुले मैदान में वायुसेना का जगुआर प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई। विमान दुर्घटना की जांच के लिए वायुसेना की ओर से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। साथ ही लगातार 4 दिनों से विमान के ब्लैक बॉक्स को निकालने के प्रयास किए जा रहे थे, जो आज शनिवार सफल रहा। देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से जाने जाने वाले कोटा में कोचिंग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कोचिंग कलर को खतरनाक बताते हुए कहा है कि कोचिंग सेंटर पोचिंग सेंटर बन गए हैं। कोचिंग सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी खिलाफ है। इससे बच्चों को साइकोलॉजिकल परेशानी भी हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को खतरनाक बताते हुए कहा कि सीट्स कम है और कोचिंग संस्थान देश भर में बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। वहीं उपराष्ट्रपति ने कोचिंग सेंटर को स्किल सेंटर बनाने के प्रयास करने की बात कही है। कोटा में ट्रिपल आईटी के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोल्ड मेडल और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि डिग्री प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, आप ऐसा काम करिए जो आप दूसरों को भी रोजगार दे सकें। उन्होंने देश के उन नामी लोगों का उदाहरण दिया जो आज दुनिया में हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार देने में सक्षम बन गए हैं। उपराष्ट्रपति ने कोटा की भी सराहना करते हुए कहा कि कोटा का नाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देश और दुनिया तक पहुंचाया। आईआईटी कोटा दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी अपने संबोधन में स्टूडेंट्स का उत्साहवर्धन किया और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज करवाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पहुंचते ही उन्होंने पौधारोपण करके दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दीक्षांत समारोह के दौरान मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 2 गोल्ड मेडल के साथ 189 उपाधियां होगी वितरित की गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान की भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल बनाम 5 साल की बात करने वाली भाजपा सरकार की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वो पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव तक नहीं करवा पा रही है। साथ ही गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्ट पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद
246 आई में स्पष्ट लिखा है कि पंचायती राज के चुनाव हर 5 वर्ष में कराए जाएंगे। इसी तरह गोवा सरकार बनाम फौजियों की इम्तियाज से और अन्य कैसे पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएं। वही बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान के बाद कांग्रेस को घेरती ही नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बार बार चुनाव प्रक्रिया होने से आम जनता के कार्य रुक जाते हैं। इस तरह की चुनाव प्रक्रिया के दौरान काफी ज्यादा धन और समय अधिक खर्च कर रहे हैं। इसी को लेकर वन स्टेट वन इलेक्शन करवाया जा रहा है, जिससे इन खर्चों में कमी लाई जा सके।